जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। मैं आपको टैक्स की डेफिनेशन पढ़ा चुका था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन बता चुका था, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बड़ी डिटेल में बता चुका था। एडम स्मिथ ने जो प्रिंसिपल्स कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किए थे वो पढ़ा चुका था। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स लागू करने के प्रिंसिपल बता चुका था। फिर काइंड्स ऑफ टैक्सेशन, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। प्लीज़ कोई सवाल पूछना इसमें से तो पूछ लीजिए। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। नहीं जी, कोई सवाल जो आपके जहन में आए प्लीज़ पूछिए। माशाल्लाह, आपकी खामोशी से मैं यही समझ रहा हूँ कि आप रोज़ का रोज़ पढ़ रहे हैं और कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी नहीं रह गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जब पढ़ेंगे तो जहन में सवाल आएंगे। जब सवाल आए तब पूछ लीजिएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा, हमारी इजाज़त है। सर आगे चल रहा हूँ। आज की जो हमारी ताज़ा बात है वो है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा जी, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली हम एफबीआर को जमा कराते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली एफबीआर को जमा नहीं कराते बल्कि थ्रू एन इंटरमीडिएट एफबीआर को जमा कराते हैं। बिल्कुल आसान एग्जांपल ये लीजिए, आपने जो इनकम कमाई होती है, इनकम पे जो टैक्स बनता है आप एफबीआर को जाके जमा कराते हैं। लेकिन जब आप मार्केट से कोई चीज़, आपने नेस्ले का जूस खरीदा, वो जूस 100 रुपये का था, उसके ऊपर 18 रुपये का सेल्स टैक्स था। ये 18 रुपये का सेल्स टैक्स आपने उस दुकानदार को दिया है या एफबीआर को जाके जमा कराया? दुकानदार को दिया है। सर ये दुकानदार के जरिए एफबीआई तक पहुंचेगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स, यानी सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। वो टैक्स जो डायरेक्टली हम एफबीआर को जमा करवाएं वो डायरेक्ट टैक्स है। वो टैक्स जो थ्रू इंटरमीडियरी हम एफबीआर को जमा कराएं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक तरफ डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो थ्रू इंटरमीडियरी यानी इनडायरेक्टली एफबीआर को जमा करवाया जाता है। सर अभी आपने एक एग्जांपल दिया शॉप की, तो उसको भी जो हमने जूस परचेज किया वो खुद तो जाके उसका टैक्स आगे जमा नहीं करवाता, वो भी जो पैसे पीछे से परचेज करता है उसके पीछे से थ्रू जा रहा होता जी बिल्कुल ऐसे ही। हम टैक्स किसको देते हैं? शॉप की। मैंने ये नहीं कहा कि शॉपकीपर जमा कराता है, मैंने कहा हम शॉपकीपर के जरिए एफबीआर को टैक्स देते हैं। उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म सेल्स टैक्स चैप्टर नंबर 17 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली एफबीआर को टैक्स जमा नहीं कराते जी। लें सर, सो आप पिक कर गए हैं बात। अच्छा, अब स्टोरी आगे लेके चलते हैं। यानी डायरेक्ट टैक्स तो वो टैक्स है जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा करवाया जाए। इसकी एग्जांपल है इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स। अच्छा जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में टैक्स लागू किया जाता है
on the net income of taxpayer earned during the tax year computed by applying specified tax rate as applicable to respected taxpayer. हाँ जी, टैक्स लागू किया जाता है जनरली ऑन द नेट इनकम ऑफ taxpayer earned during a tax year computed by applying the specified rate. सर जी नेट इनकम का क्या मतलब होता है? नेट का मतलब ही नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी. नेट सेल क्या होती है? सेल माइनस एक्सपेंस. यानी नेट का मतलब होता है कि ऑपोजिट वाली चीज माइनस करने के बाद. नेट इनकम का क्या मतलब होगा? इनकम माइनस एक्सपेंस. नेट सेल होती है सेल माइनस सेल रिटर्न. नेट परचेज होती है परचेज माइनस परचेज रिटर्न. इसी तरह ही नेट इनकम का मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंस. नेट इनकम पे जो है वो टैक्स लागू करते हैं एक साल में जो इनकम कमाई होती है उस पर. इनकम इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग हेड्स. सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्स. सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स. कैपिटल गेन क्या होता है पहले इसको समझना जरूरी है. लेकिन जाहिरन कैपिटल गेन का मतलब है गेन पे टैक्स. जितना फायदा हुआ है उस पे टैक्स लगता है. जितनी बिजनेस से पैसा कमाया उस पे टैक्स लगता है. जितना प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से जो फायदा उठाया उस पे टैक्स लगता है. सैलरी जो कमाई है उस पे टैक्स लगता है. सर कैपिटल वैल्यू टैक्स इज लेविड ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ राइट्स. कैपिटल वैल्यू टैक्स लागू किया जाता है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस पर सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ राइट्स. ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ राइट्स. जी, इनकम टैक्स रिफंडेबल तो तब होता है ना जब आप इजाफी टैक्स दे देते हैं. लेकिन बहरहाल टैक्स जमा तो आपने डायरेक्टली एफपीआर को कराना है. हम तो ये बात कर रहे हैं कि अगर टैक्स जमा डायरेक्टली एफपीआर को करा रहे हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स. ठीक है. अगर टैक्स डायरेक्टली एफबीआर को जमा नहीं करा रहे, किसी तीसरे बंदे को दे रहे हैं जो आगे एफबीआर को जमा करा रहा है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स. इनकम टैक्स इनकम पे लगता है और जो सैलरी से पैसे, नौकरी से पैसे कमा रहा है उसकी इनकम पे भी लगेगा. जो प्रॉपर्टी का किराया ले रहा है उसकी इनकम पे भी लगेगा. जो बिजनेस से पैसे कमा रहा है उसकी इनकम पे भी लगेगा. जो कैपिटल गेन कमा रहा है उसकी इनकम पे भी लगेगा. और जो इसके अलावा किसी तरीके से पैसे कमा रहा है उसकी इनकम पर भी लगेगा. क्या? इनकम टैक्स. हाँ, अच्छा सवाल है. सैलरी में से नेट इनकम कैसे निकलेगी? एक रूल है ओवरऑल कि नेट इनकम पे टैक्स लगता है. गर्चे सैलरी में से वो खर्चा माइनस नहीं होता. इंशाल्लाह सैलरी का चैप्टर है. सर ये पूरे चैप्टर्स हैं. मैं आपको बता देता हूँ ज़रा आपकी तसल्ली हो जाए. चैप्टर 5 सैलरी है, चैप्टर 6 प्रॉपर्टी है, चैप्टर 7 एंड 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस है, चैप्टर 9 कैपिटल गेन है और चैप्टर 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. तो ये तो इसके तो अंदर घुसना है सर हमने. इनकम टैक्स इतना पढ़ना है कि आप देखिए ना 60 से 75% ऑफ द पेपर इनकम टैक्स है. तो सोचें कितना ज़्यादा इनकम टैक्स होगा. इनकम टैक्स बड़ी डिटेल में पढ़ना है. कैपिटल वैल्यू टैक्स के बारे में ये 1.5 लाइन ही आपने ज़िंदगी में पढ़नी है. वो जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे लगता है जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ राइट. इनडायरेक्ट टैक्स. जी सर. इमूवेबल ज़मीन हो गई. इमूवेबल में लैंड और बिल्डिंग दो चीज़ें आती हैं. ठीक. जी सर. राइट्स की ट्रांसफ़र. आपके पास जो लाइसेंस होते हैं, आपके पास जो किसी चीज़ कॉपी राइट्स होते हैं, इसकी ट्रांसफ़र.
क्या लगता है, कैसे लगता है, इस पे टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स हमारे स्कोप में नहीं है। बस यही डेढ़ लाइन है, इसको ज़हन में रखना कि मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पे लगता है, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र और राइट की ट्रांसफ़र। सर इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इनडायरेक्टली एफबीआर, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि इनडायरेक्टली, and indirect tax is a tax collected by an intermediary from the person who bears the ultimate economic burden of tax. उसमें सबसे पहला क्या आया, कस्टम ड्यूटी। Goods imported and exported from Pakistan are liable to rates of custom duty as prescribed in Pakistan custom tariff। जो गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं या एक्सपोर्ट की जाती हैं आर लायबल टू रेट ऑफ कस्टम ड्यूटीज। सर कस्टम ड्यूटी असल में क्या होती है, आपके पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ आई है या पाकिस्तान के अंदर से कोई चीज़ गई है, इस पे जो टैक्स लगता है इसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक हो गया। कितना टैक्स लगता है पाकिस्तान कस्टम टैरिफ में, ये कानून है सर। पाकिस्तान कस्टम टैरिफ सर, लफ्ज़ ड्यूटी हो, लफ्ज़ टैक्स हो, लफ्ज़ लेवी हो, लफ्ज़ टैरिफ हो, इन सब का मतलब टैक्स ही होता है। कस्टम ड्यूटी का मतलब है कस्टम टैक्स, टैरिफ का मतलब भी टैक्स होता है। याद रखिएगा लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगता है और नेसेसरी आइटम की इंपोर्ट पे कम टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, कम लगती है। और वो कहता है हाँ अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की है तो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करने से मुल्क में फ़ायदा होगा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, इस पर भी टैक्स कम लगेगा। वो कहता है अगर आप इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी खरीदें या रॉ मटेरियल खरीदें तो उस पर टैक्स कम लगेगा। सर जी आपने चाइना से रुई इंपोर्ट की है, आपने चाइना से बनी बनाई शर्ट इंपोर्ट किया है, किस पे टैक्स कम लगना चाहिए? रुई इंपोर्ट करेंगे, उससे पाकिस्तान में धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सारे प्रोसेस से एक एक्टिविटी जनरेट होगी, वो एक्टिविटी से मुल्क को फ़ायदा होता है, इसलिए उस पर टैक्स कम है। और अगर आप बनी बनाई शर्ट मंगवा लेंगे उस पर टैक्स ज़्यादा होगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इसको एफईडी बोलते हैं। एफईडी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सर ये किस पर लगता है? लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। Limited number of goods manufactured and services provided. FED is charged on the basis of value or retail price. Some items are chargeable to FED on the basis of weight or quantity. Export are liable to 0% FED. Exports are liable to 0% FED. It is levied on limited number of goods manufactured and services provided in Pakistan. FED is chargeable on the basis of value or retail price. Some items are chargeable to FED on the basis of weight and भाई जन कुछ गुड्स पर लगती है FED और कुछ सर्विसेज पर। मेरे दिन में एक बात आ गई, मैंने जब बैंक अकाउंट खुलवाया ना पहली बार तो 1000 रुपये जमा कराए थे। उन्होंने कहा था 750 रुपये बैंक चार्जेस हैं। तो जब उसने बैंक अकाउंट खोला तो मैंने कहा जी सबसे पहले तो मैंने ये चेक करना है मेरा बैलेंस कितना है। तो मेरा ज़हन में ये था कि 250 रुपये बैलेंस होगा, लेकिन बैलेंस 250 रुपये नहीं था, बैलेंस कम था। मैंने कहा जी बैलेंस 250 होना चाहिए, 100 कुछ रुपये बैलेंस क्यों है? उसने कहा सर 750 पर 16% FED भी लगी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो वाली FED जो मैंने खुद खर्च की है वो मुझे कभी भूल नहीं सकती। ठीक हो गया ना?
सर ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ये बैंकिंग सर्विसेज पर लगती है, फ्रेंचाइज पर लगती है, लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स हैं, टोबैको, सिगरेट, सीमेंट पर तो है सर, बैंकिंग सर्विसेज पर भी एफईडी लागू होती है सर। जी सर, क्यों लगाते हैं एफडी? टैक्स क्यों लगाते हैं एफईडी? ताकि टैक्स को कलेक्ट करें। सर जैसे सिगरेट तो आपको भी तो लग गई ना, उसे डिस्करेज करने के लिए, तो फिर पैसे क्यों लगेंगे? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जहाँ कुछ ना हो वहाँ रेवेन्यू तो कलेक्ट होगा ना। क्योंकि देखिए ना, अब आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बैंक सर्विसेज पे इसलिए टैक्स लगाया कि लोग पैसा घर रखे बैंक में ना जमा कराएं। रेवेन्यू कलेक्शन। सर सर एक बंदे ने इनकम कमाई है और वो उस पर टैक्स भी उसने दे दिया, अब वो बैंक में जाएगा तो फिर ये एफईडी टैक्स देगा दोबारा। हाँ जी, तो इस तरह तो उसके एक बंदे के ऊपर डबल बर्डन होगा, डबल डायरेक्ट टैक्स वो पे। एक तरह का नहीं है ना, मुख्तलिफ तरह का टैक्स। मैंने 100 रुपये कमाए, उस पर पहले 10 रुपये टैक्स, इनकम टैक्स कट गया। फिर उसके बाद मैंने उस 90 रुपये की चीज़ खरीदी, उस पर 18% सेल्स टैक्स लगा। फिर वो जो बाकी पैसे बचे, उसकी मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा। तो टैक्सेस तो मुख्तलिफ तरह के हैं ना, हर तरह से टैक्स लागू किया जाता है। फिर मैंने कोई चीज़ इम्पोर्ट की तो उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगी, उस आइटम पे एफईडी भी लगी। ये सेल्स टैक्स के अलावा है। सर वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक ही इनकम उसने जब तो सर इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी उसमें भी एक ही इनकम है, एक ही बंदा है। जैसे वहाँ पे वो आगे उसको खर्च कर रहा है, या वो खर्च भी नहीं कर रहा, अपने पैसे रखवाने का भी टैक्स दे रहा है। एग्जाम्पल बताइएगा दोबारा आपने जो दी है। सर मैंने बोला कि एक बंदे ने जो उसकी इनकम उसने जनरेट किया, सपोज कि वो कंपनी का ओनर है, तो उसने कंपनी का टैक्स दे के अपना जो इनकम का टैक्स था वो भी दे दिया। अब वो अपनी जो अमाउंट है वो बैंक में रखवाने गया, वहाँ फिर एफईडी दे रहा है। बैंक में रखवाने की नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज जो होती हैं उसकी होती हैं, ठीक है। जो बैंक है वो बिजनेस है या नहीं है, उसने पैसे नहीं कमाने। फिर जो पैसे वो जो सर्विसेज दे रहा है उस पर टैक्स लगता है, यस। तो बैंक अब एक अलहदा सर्विस है जो इस्तेमाल कर रहा है, उस पर उसको टैक्स देता है। ये टैक्स मतलब बैंक को जाता है। सर जी, जब आप सर्विस लेते हैं बुनियादी तौर पे, बैंक को नहीं जाता, जाता हुकूमत को है, लेकिन आप सर्विसेज खरीदते हुए बैंक से सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। जिस तरह आप मार्केट से जूस खरीदते हैं तो वो गुड्स हैं, इसी तरह आप बैंक से बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वो सर्विसेज हैं। सर्विसेज खरीदेंगे उस पर भी टैक्स देंगे, गुड्स पे। जब मैंने सेल्स टैक्स की बात की तो वो जिस तरह सेल्स टैक्स उस पर है उस तरह इस पर भी है। सर डिपॉजिट और विजिट ट्रांसफर पर टैक्स तो नहीं ना लगता? उसमें फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर होता है, वो इंशाल्लाह फिर की तो सर विजिट करने पर टैक्स नहीं लगता? सर उसमें मेन ये देखा जाता है कि वो फाइलर है या नहीं है। अगर फाइलर हो तो दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। अभी इस वक्त तो फिर वही बात है, मैं वापस लेके आ गया आपको ये बात कहता हूँ कि मोटी बात जो सीखने वाली है वो ये है कि आपने डायरेक्टली एफपीआर को टैक्स नहीं जमा कराया, बैंक ने आपसे टैक्स लिया और वो एफपीआर को जमा कराने का मजाज है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। वापस ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट है, इसमें कॉम्प्लिकेशन है। मैंने तो आपको शॉर्टकट उस रास्ते से लेके जाना है कि आप आहिस्ता 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 बढ़े हों और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीखें। सर ये जो आप कह रहे थे कि बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराने पे 2% टैक्स है, तो ये गवर्नमेंट ये सर्विस मैंने कहा बैंक में 1 लाख जमा कराने पे 2% टैक्स है। सर ये सुनने में आया था ना। अच्छा, वो चैप्टर नंबर 7-8 में है और वो एक दूसरी बात है। जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, आप ठीक नहीं कह रहे। लेकिन ठीक क्या है वो बताने का ये मुनासिब वक्त नहीं है, ठीक है सर। उसकी वजह यह है दोस्त, मैं फूंक फूंक के कदम रखता हूँ कि मैंने आपसे जो बात करनी है वो हो जो आपको समझ आए
और मैं एक तरतीब से आपको लेकर चलूँगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करें। तो असल में ना स्टेप है हर चीज़ का। अगर मैं वक्त से पहले वो चीज़ आपको बता दूंगा तो यहाँ पर बैठे हुए 95% नहीं 98% लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा आई एम वेरी फोकस कि मैं क्या पढ़ाने आया हूँ, मैं वो वाली बात आपके जहन में पढ़ा के चला जाऊँगा, मैं कामयाब हूँ। अगर आपने इस डिस्कशन से अब तक ये सीख लिया अच्छा यदा मतलब है, डिस्कशन से अब तक ये सीख लिया कि अच्छा यदा मतलब है डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराना है, और इनडायरेक्ट वो टैक्स है जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा नहीं कराना बल्कि थ्रू इंटरमीडियरी एफबीआर को जमा कराना है। ये असल गेम है। अभी अगली बात आपको ये बताने लगूँ कि आपने सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है। आप एफबीआर को डायरेक्टली जमा नहीं कराते बल्कि एक इंटरमीडिएट को दे देते हैं जो एफबीआर को जमा कराता है। सर जी आप पेट्रोल पंप पे गए, आपने उसको कहा कि भाई 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, उसने कहा जी 270 रुपये। आपने कहा भाई इसमें टैक्स कितना है, उसने कहा 50 रुपये। आपने उसे 220 रुपये दिए। आपने कहा टैक्स मैं जानूँ एफबीआर जाने, क्या वो आपकी ये बात मानेगा? नहीं मानेगा। और उसकी वजह यह है कि आप जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप टैक्स उसको जमा कराएं, वो आगे एफबीआर को दे। ठीक है? और अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। आप अगले दिन जाके कभी दोबारा पूछे, ओ यार मेरा चक्कर लगा सी, सोचा पूछ लूँगा, वो टैक्स फिर दे देता सी। पूछा कभी आज तक? ऊपर गत्ते के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपये का जूस है, 18 रुपये सेल्स टैक्स है। कभी आज तक पूछा कि भाई वो भी जमा कराया है? नहीं पूछा। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपकी जिम्मेदारी थी इंटरमीडिएट को दे देना, आपने इंटरमीडिएट को दे दी, अल्लाह पाक शुक्र। सर समझ आ रही है? ये इनडायरेक्ट टैक्स की सारी बात है। सो डायरेक्ट टैक्स में 2 चीज़ें थी, इनडायरेक्ट टैक्स में 3 चीज़ें थी। जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए। जी सर, अगर यहां तक आप आ गए, देखें मैं फिर बोलता हूं, जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराया वो, जो थ्रू इंटरमीडिएट जमा कराया वो, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है पहले वो देखते हैं। ये सर आपके सामने एक स्क्रीन आ गई, आपके नोट्स में ये बना हुआ, जरा देखिएगा। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स जो थ्रू इंटरमीडिएट एफबीआर को जमा कराया जाए। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल, इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल। हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा करवाया है बंदे ने, उसमें एफबीआर को टैक्स कलेक्शन का खर्चा कम पड़ेगा एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स जो इंटरमीडिएट के लिए आया, उसमें एफबीआर का खर्चा ज्यादा होगा टैक्स कलेक्शन का। यस और नो? सर टैक्स चोरी करने के, टैक्स एवेजन कहते हैं टैक्स चोरी को, टैक्स चोरी करने के ज्यादा चांसेस इनकम टैक्स में हैं या सेल्स टैक्स में? सर जी इनकम टैक्स में। सेल्स टैक्स तो वो पंप वाले ने आपको फ्यूल डालने ही नहीं दिया, उसने तो आप अगर नेस्ले का जूस लेने गए 100 रुपये का, आप उसे कहें 18 रुपये का टैक्स तो मैं नहीं देता, तो मैं 82 देता हूँ, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। आप मजबूर हैं कि पूरा 100 रुपये दें और पूरा सेल्स टैक्स देकर उससे वो जूस खरीदें। तो इसमें टैक्स जो है ना, इनकम इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी होना कम है एज कंपेयर टू, सॉरी सेल्स टैक्स में टैक्स चोरी होना कम है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। क्यों? इनकम टैक्स में आपकी इनकम 1 करोड़ है, आप कहते हैं मेरी इनकम 75,000 है। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा होती है। फिर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन, अगर 18% टैक्स है वो बढ़ के 10-20% हो जाता है तो क्या होगा? जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी और उसमें 18 रुपये का टैक्स था, अब वो 102 की हो जाएगी। ऐसा ही है? तो 2% क्या हो गई?
इन्फ्लेशन हो गई ना, सेल्स टैक्स बढ़ने से सेल्स प्राइस बढ़ेगी, सेल्स प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सर समझ आ रही है? तो भाई सेल्स टैक्स बढ़ा तो प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ी तो इन्फ्लेशन। सर ये जैसे आपने लिखा हुआ है सारा, इसको याद वगैरह नहीं है? सर जी अगर तो आपको इतनी समझ आ गई कि आप खुद से ये सब लिख सकते हैं तो याद मत कीजिए, मुझे लगता है कि ये याद करना चाहिए। मंडे वाले दिन चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है, तो उस आपके जो जहन में बातें हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरा मशवरा और मेरी ओपिनियन ये है कि आपको ये याद करना चाहिए सारा। इस चैप्टर में से रूटीन में 5 नंबर का सवाल आता है। जो मैंने आपको चैप्टर करवा दिया है पिछले वीक में, इसमें से 5 नंबर का सवाल आना है, ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक जो मैं आपको कराने लगा हूँ, सर जी हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहला 1857 में इंडिपेंडेंस वॉर हुई। 1857 में जंगे आज़ादी हुई। 1860 में जब जंगे आज़ादी में लोगों ने, इंडो पाक के लोगों ने अपना आज़ादी हासिल करने की कोशिश की और उस पर गवर्नमेंट को उसको रोकने में पैसा बड़ा लग गया। अब पैसे ख़जाने में कम हो गए, उनको मुल्क चलाना था, उन्होंने सोचा हम क्या करें, हम टैक्स लागू करते हैं। तो पहली बार टैक्स आपके इंडो पाक में 1860 में लगा था। टैक्स का कानून नया नया था, माठा कानून था। 1865 में वो ख़त्म हो गया। रिपील का मतलब होता है मनसूख हो जाना। फिर 1886 में दोबारा एक कानून बना जो इनकम टैक्स का कानून था, और इसके मुताबिक ये टैक्स सिर्फ ट्रेडर्स पे लगता था। तिजारत पे लगता था बाय सम ऑफ द प्रोविंसेस। Income Tax Act was 1886 was a general income tax that had been imposed on traders by some of the provinces। और पूरे मुल्क पे नहीं था, मुख्तलिफ सूबों पर, कुछ सूबों पर था। लगा दिया टैक्स 1886 में, टैक्स चलता रहा। 1914 से 1918 में पहली जंग अज़ीम हो गई। पहली जंग अज़ीम में ज़ाहिरी बात है जब सारे मुल्क ही शामिल थे तो अपना ये वाला भी हिस्सा शामिल था। इस वक्त यहाँ पर गोरे हुकूमत कर रहे थे, वो भी इन थे इस जंग में। 1917 में इस टैक्स के कानून, 1917 में ग्रेजुएटेड सुपर टैक्स एक्ट आया जो ये कहता था कि 50,000 से ऊपर वाले लोगों की इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। अब सर 1917 का 50,000 कह रहा हूँ मैं, आज का कम से कम 5 करोड़ रुपये, यानी अमीर लोगों पर उसने मजीद टैक्स लगाया जिसको सुपर टैक्स कहा जाता था। नहीं भैया ये तो पुरानी बात होगी ना। 1918 में वॉर टाइम अमेंडमेंट्स आ गई।
1918 में वॉर टाइम अमेंडमेंट्स आ गई। वॉर टाइम अमेंडमेंट क्या, यानी जंग आने की वजह से कानून में तब्दीली की गई। 1920 में 1917 वाला कानून जो सुपर टैक्स था उसको मॉडिफाई किया गया, और 1922 में एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स का कानून बना, जिसमें 1917 1886 प्लस 1917 प्लस 1918 प्लस 1920 सबको मर्ज करके एक कानून बनाया। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब भी इनकम टैक्स एक्ट 1922 ही चल रहा था, और पाकिस्तानियों ने भी क्या करना था, उसके ऊपर से पाकिस्तान लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा, और उसमें जो नॉन इस्लामिक चीज़ें थी उसको साइड पे करके उस टैक्स के कानून को एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया। पाकिस्तान ने टैक्स का पहला कानून जाके 1979 में बनाया है। कब बनाया सर? 1979 में बनाया है। 2000 और ये वाला जो कानून था 1979 में बना, इनकम टैक्स, इसको कहा जाता था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। फिर 2001 परवेज मुशर्रफ के दौर में कानून बना, 23 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। 1979 का कानून 23 साल तक चला, और 2001 में एक नया कानून बना जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 था, और ये आज भी चल रहा है। 2025 आ गया, ये आज भी चल रहा है। ये स्टोरी है टैक्स की हिस्ट्री की। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन में ये सारी बात है। एक बार अगर आपको दोहराऊं, आपकी किताब में ये इतना इजी लिखा नहीं हुआ जितना मैंने टेबुलर फॉर्म में कर दिया। 1857 में जंग आज़ादी भी, 1860 में पहली बार इनकम टैक्स का कानून बना, 1865 में ख़त्म हो गया, 86 में दोबारा बना, उसके बाद जंग आज़ादी आ गई। जंग आज़ादी में कुछ तरमीम हुई है 1917 में भी, 1918 में भी, 1920 में भी, लेकिन 1922 में जो कानून बना है वो सबसे अच्छा कानून था। उसने पुराने सारे टैक्स के कवानीन को इकट्ठा करके एक कानून बना दिया। वो चलता रहा, 1947 में पाकिस्तान बन गया, 1979 में पाकिस्तान ने पहला इनकम टैक्स का कानून बनाया, और 2001 में पाकिस्तान ने दूसरा इनकम टैक्स का कानून बनाया जो आज तक चल रहा है। बस एक सवाल आपसे पूछना है, सर अगर ये कानून 2001 से अब तक चल रहा है तो टैक्स में तो कहते हैं हर साल चेंज हुई है, तो फिर चेंज क्या होती है? सर फाइनेंस, मैंने आपको कल स्टोरी सुनाई थी फाइनेंस एक्ट की, बताई थी। जून के महीने में बजट पेश होता है, फाइनेंस बिल पेश होता है नेशनल असम्बली के सामने, नेशनल असम्बली उसे अप्रूव कर दे तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। उस फाइनेंस एक्ट के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट कर दी जाती है, लेकिन कानून वही है, ढांचा वही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, आप सिर्फ उसके ऊपर रैम बढ़ा दें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसके ऊपर रैम बढ़ा दें, उसकी स्टोरेज बढ़ा दें, लेकिन मदरबोर्ड वही रहे, बोर्ड उसका वही रहे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कानून वही रहता है, उसमें अपग्रेड कर दिए जाते हैं, चेंजेस कर देते, वरना 2001 में तो और रोटी जो है वो 2 रुपए की थी। सर समझ आ रहा है? तो चेंज तो बहुत ड्रास्टिक है। सर ये हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान की बात थी, मैंने आपके साथ इसको भी डिस्कस कर दिया।
explain what the objectives of the following tax laws are. Any amount transferred otherwise than banking channel will be deemed as income. सर जी आपने ये बात पहले पढ़ी है। अच्छा ये मैं अब आपको क्या कराने लगा हूँ, ये आपको मैं क्या बताने लगा, मुझे थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। सबसे पहले आता है टैक्स लॉज, उसके बाद आते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स। वो आपको सवाल पास पेपर में भी आया हुआ है, ऐसे देता है कि टैक्स लॉज उसने लिखे होते हैं, वो आपको बताते हैं आप इसका मकसद बता दें। पहला उसने कहा कि टैक्स का कानून है कि अगर आपने अदर देन बैंकिंग चैनल पैसे वसूल किए तो उसे इनकम तस्वुर किया जाएगा। जी ये कानून जो है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कानून को बनाने का मकसद क्या है? डॉक्यूमेंट यार पढ़ाया हुआ है। मूवेबल एसेट्स, गाड़ियों पे जो टैक्स है वो लगाया जा रहा है। सर गाड़ी अमीर आदमी के पास है, अमीर बंदे से टैक्स वसूल करना और गरीब पर खर्च करना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पे जो टैक्स है उसका क्या मकसद है? इंपोर्ट ऑफ अननेसेसरी गुड्स को अलाउएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी promotion of research and development. Zero rating on exports. जी zero rating on export, ये क्या है? सर एक्सपोर्ट पे 0% टैक्स लगाना यानी एक्सपोर्ट को एनकरेज करना। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। सर अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, मकसद क्या है? डोनेशन को एनकरेज करना। टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। जी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को प्रमोट करना। टैक्स ऑन सैलरी इनकम। जी रेवेन्यू, जहां पर आपको समझ आ जाए कि कुछ एनकरेज डिस्करेज वाला चक्कर नहीं है, वहां पर आखिरी रेवेन्यू कलेक्शन तो है ही। मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर जी आपको टैक्स लॉज उसने दिए हुए, वो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव बताओ, तो आपने उसका मकसद बताना है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को इनकरेज करना चाहती है तो टैक्स एग्जेम्प्ट कर देगी, टैक्स इंसेंटिव दे देगी, टैक्स क्रेडिट दे देगी। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को डिस्करेज करना चाहती है तो टैक्स लगा देगी और टैक्स बढ़ा देगी। नहीं तो अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लागू किया तो कम से कम रेवेन्यू कलेक्शन तो मकसद हो ही सकता है। सर अगर मैं पास पेपर्स की बात करूं तो पास पेपर नंबर 6 पे आ जाइए। बाकी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि ये तो सिंपल रट्टे वाले सवाल हैं, बट टाइम जितना है मैं चाह रहा हूँ कि सारे सवाल दोबारा पढ़ने की बजाय आपको काम की चीज़ करवा दूँ। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, ये कानून है, इसका मकसद क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सर अमीर आदमी पे ज़्यादा टैक्स लगाना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है सर, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। रेवेन्यू कलेक्शन तब आना है जब कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा तब। हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। जी डिस्करेज करना लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, प्रमोट डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन।
क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में उसने खास तौर पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक जोन और टैक्स फ्री जोन, वो इस चीज के बारे में है। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज। जी भाई शाबाश, ये रेवेन्यू। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, शाबाश। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, जीरो रेटिंग, जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट, एनकरेज या प्रमोट करना एक्सपोर्ट। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा सर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे आज की आखिरी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से निकाल लीजिए। आप देखेंगे रेपिटेशन यहां पर भी, हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर अगर आप यहां पे कहें कि लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज करना तो ये बात गलत है। क्यों? उसने लग्जरी का नाम लिया, डिस्करेज करना इंपोर्ट को, बस। जब वो जो बात करेगा उसके मुताबिक उसको जवाब देना। टू एनकरेज लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसलिए ठीक नहीं है कि भाई आपके मुल्क में मिसाल के तौर पे प्याज खत्म हो गया और आप वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन सी लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो रही है? सर जो बात के मतलब अपने तौर पे आप एज्यूम नहीं कर सकते। उसने कहा कि इंपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगा है, इंपोर्ट को डिस्करेज करे, बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करे। ये जवाब है इसका। जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स, ये तो पड़ा हुआ है, प्रमोट करना एक्सपोर्ट को। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट, सर सेल्स टैक्स रेट कम होगा, शाबाश। काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट या विड्रॉल, सर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, कैश विड्रॉल कर रहे हैं आप, कैश बैंक में डाल रहे हैं, बैंक से निकलवा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन है असल में इसमें मसला। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटिंग इंडस्ट्रीज। जी सर टैक्स हॉलीडे का लफ्ज टैक्स इसका क्या मतलब होता है? टैक्स माफी हो रही है ना, टैक्स की छुट्टी मिल रही है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री को अगर टैक्स हॉलीडे मिल रही है तो उसका मतलब है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? प्रमोट हो। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम। जी भाई, हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम। जी सर इसमें डिस्करेज इंटरेस्ट इनकम। अब जब आप इंटरेस्ट को डिस्करेज करते हैं तो असल में आप बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। डिस्करेज इंटरेस्ट इनकम एंड टू एनकरेज बिजनेस या प्रमोट बिजनेस। डिक्रीज इन टैक्स रेट फ्रॉम ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन सेल में टैक्स को कम करना, एनकरेज करना, प्रमोट करना ऑनलाइन सेल को। टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। जी एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करना। आप फ्रेश ग्रेजुएट, जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट को नौकरी देते हैं उनको टैक्स क्रेडिट मिलता है, इससे क्या होगा? प्रमोट करना एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना और उन इदारों को प्रमोट करना जो फ्रेश ग्रेजुएट को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम, डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम, गलत है।
फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यार महंगी चीज पर टैक्स लगाने का मकसद होता है कि अमीर से टैक्स लेना और गरीब पर खर्च करना। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साइंस रिसर्च और डेवलपमेंट को क्या करना? यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? ऑनलाइन सेल्स में टैक्स को कम किया, इसका क्या मतलब है? एनकरेज कर रहे हैं ऑनलाइन से। सर जी मंडे वाले दिन इसका टेस्ट है, अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू जी।